एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट आर द कंडीशंस फॉर अ हिंदू मैरिज अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। तो ये डिफाइंड है सेक्शन 5 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में। सेक्शन 5 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 रीड्स that a marriage may be solemnized between any two Hindus if the following conditions are fulfilled. Namely, neither party has a spouse living at the time of marriage. जब भी दो पार्टीज के बीच में शादी हो रही हो तो दोनों पार्टीज में से किसी भी पार्टी का स्पाउस जीवित होना नहीं चाहिए at the time of marriage. Second, at the time of marriage, neither party is incapable of giving a valid consent to it in consequence of unsoundness of mind, or though capable of giving a valid consent, has been suffering from mental disorder of such a kind or such an extent as to be unfit for marriage and for the procreation of children, or has been subject to recurrent attacks of insanity. तो दिमाग का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। दोनों पार्टीज़ के दिमाग का ठीक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर दोनों पार्टीज़ में से कोई भी एक पार्टी अनसाउंड माइंड की होगी तो वो वैलिड कंसेंट नहीं दे सकती फॉर द पर्पस ऑफ अ मैरिज। सेकेंड, भले ही वो पूरी तरह से अनसाउंड माइंड की नहीं है, लेकिन उसको इस तरह का मेंटल डिसऑर्डर है दोनों पार्टीज में से किसी भी एक पार्टी को, जो कि उनकी शादीशुदा जिंदगी के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, साथ ही उनके बच्चों की प्रोक्रिएशन के लिए भी बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। और थर्ड है कि इट हैज़ बीन सब्जेक्ट टू ही और शी हैज़ बीन सब्जेक्ट टू रिकरेंट अटैक्स ऑफ इंसैनिटी। अब जो लड़की है या लड़का है, अगर उनको पागलपन के दौरे पड़ते रहते हैं तो भी वो अनसाउंड माइंड के ही माने जाएंगे और वो उस पर्टिकुलर शादी के लिए वैलिड कंसेंट नहीं देने के लायक होंगे। तो उस केस में अगर इस तरह की भी कोई सिचुएशन है तो इट इज़ नॉट अ प्रॉपर कंडीशन फॉर अ हिंदू मैरिज अंडर सेक्शन 5. Now the third condition is the bridegroom has completed the age of 21 years and the bride the age of 18 years at the time of marriage. ये एज के बारे में है। लड़का कम से कम 21 साल का हो और लड़की कम से कम 18 साल की हो, तभी उनकी शादी अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट हो सकती है। Fourth, the parties are not within the degrees of prohibited relationships unless the custom or usage governing each of them permits a marriage between the two. The degrees of prohibited relationships मतलब अपनी फैमिली में जो रिलेशनशिप्स हैं, अपने चाचा के लड़के या अपने मामा के लड़के या अपने बुआ के लड़के या अपने चाचा की लड़की, मामा की लड़की या बुआ की लड़की, इनसे शादियां नहीं हो सकती हैं। दे कम्स विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। लेकिन अगर किसी कस्टम में है, जैसे साउथ इंडिया में कई जगह ये कस्टम है कि मामा से लड़की की शादी की जा सकती है, तो उस केस में कस्टम प्रिवेल करेगा। अदरवाइज द पार्टीज हु आर नॉट विद इन द डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, तो दे कैन गेट मैरिड, अदरवाइज दे कैन नॉट unless the custom permits them to do so. And fifth one is the parties, they are not subindas as of each other unless the custom or usage governing each of them permits a marriage between the two. Now, who are subindas and who are within the degrees of prohibited relationship, that will be discussed later. In today's discussion, we are going to discuss about neither party has a spouse living at the time of marriage. तो यहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं बाइगेमी का केस, कि अगर किसी पार्टी का ऑलरेडी स्पाउस जिंदा है और वो दूसरी शादी करने जा रहा है, लड़का या लड़की, तो उस केस में जो विक्टिम है वो क्या मदद ले सकता है कोर्ट से। द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 परमिट्स मोनोगेमी. A person who marries during the lifetime of his or her spouse, provided that the first marriage is not null and void, commits the offense of bigamy. अगर किसी पर्सन ने ऑलरेडी शादी की है, फर्स्ट मैरिज की है और उसकी फर्स्ट मैरिज बिल्कुल प्रॉपर वैलिड मैरिज है, नल एंड वॉइड नहीं है, और उस केस में वो दूसरी शादी कर रहा है और पहली पत्नी या पहला पति जिंदा है, तो उस केस में यह एक ऑफेंस है एज पर द इंडियन पीनल कोड, और इस ऑफेंस को हम कहते हैं बाइगेमी का ऑफेंस, विच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 494 ऑफ आईपीसी, दैट इज इंडियन पीनल कोड. Bigamy includes both polygamy and polyandry. Polygamy permits a male to have more than one wife simultaneously. Polyandry permits the female to have more than one husband simultaneously. तो bigamy जो सेक्शन 494 आईपीसी में है, ये पति और पत्नी दोनों पे लागू करता है। पति अगर एक से ज़्यादा पत्नियां रखता है उसको हम कहते हैं पोलीगैमी,
और अगर पत्नी एक से ज़्यादा पति रखती है तो उसको बोलते हैं पोलियंड्री। इन दोनों ही केसेस में सेक्शन 494 ऑफ आईपीसी लगता है और ये दोनों ही केस ऑफेंस माने जाते हैं एज पर इंडियन पीनल कोड। Polyandry was not recognized by Hindu law, though by custom it is prevailed in some regions in North and South India. Polygamy and polyandry have now been abolished and monogamy has been made a rule for all Hindus. Hindu Marriage Act 1955 आने के बाद ना ही पॉलीगैमी अलाउड है इंडिया में और ना ही पॉलीएंड्री अलाउड है। एक पत्नी से ज़्यादा पति नहीं रख सकता, एक पति से ज़्यादा पत्नियां नहीं रख सकती। 1955 एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, उसे पूरी तरह से प्रोहिबिट करता है। Section 11 of the Hindu Marriage Act 1955 makes a bigamous marriage void, and Section 17 makes it a penal offence punishable under Section 494 and 495 of IPC 1860. Section 11 में क्लियरली बोला है कि कोई भी बाइगेमस मैरिज अगर होती है तो वो नल एंड वॉइड मानी जाएगी सेक्शन 11 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, और सेक्शन 17 में ऐसी मैरिजेस को पनिशबल ऑफेंस बना दिया है। कहाँ बना दिया है, कहाँ पनिशमेंट मिलती है? अंडर सेक्शन 494 एंड 495 ऑफ इंडियन पीनल कोड। In order to prosecute a spouse for bigamy, two essential conditions must be fulfilled. Number 1, the first marriage of the offending spouse must be perfectly valid. Therefore, if the first marriage is void, invalid or even voidable, the offending spouse cannot be prosecuted for bigamy. तो जब भी कोई विक्टिम जो बाइगेमी का विक्टिम है वो कोर्ट में जाता है और कहता है कि मेरे पति ने दूसरी शादी की है, तो उस केस में उसको सबसे पहले प्रूव करना होगा कि जो शादी हुई है, पहली जो शादी हुई थी वो बिल्कुल परफेक्ट मैरिज थी, वो कहीं से भी नल एंड वॉइड नहीं थी, वो एक वैलिड मैरिज थी। वैलिडिटी उस मैरिज की प्रूव करना बहुत ज़रूरी है, तभी ऑफेंस ऑफ बाइगेमी के लिए वो अक्यूज पर्सन को चार्ज कर सकता है या कर सकती है, अदरवाइज नहीं। Second, the second marriage must have been properly solemnized in accordance with Section 7 of the Hindu Marriage Act 1955. अब दूसरी सिचुएशन ये भी है कि जो अक्यूज पर्सन है उसने दूसरी शादी की हो और प्रॉपर तरीके से की हो, शास्त्रिक सेरेमनीज, कस्टमरी सेरेमनीज एंड राइट्स को फॉलो किया हो एज पर Section 7 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। उसी केस में यह माना जाएगा कि उसने बाइगेमी की है और बाइगेमी के ऑफेंस के लिए अंडर सेक्शन 494 और 495 पे उसके ऊपर उसको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। तो 2 पॉइंट्स प्रूव करने हैं कोर्ट में विक्टिम को। पहला कि पहली जो शादी थी वो वैलिड है, स्पाउस लिविंग है, और सेकंड जो सेकंड शादी की है वो भी वैलिड तरीके से की है, प्रॉपर नेसेसरी राइट्स एंड सेरेमनीज अंडर सेक्शन 7 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट को फॉलो करते हुए की है, तभी जो अक्यूज पर्सन है उसके ऊपर आप प्रोसिक्यूशन कर सकते हो अंडर सेक्शन 494 एंड 495 ऑफ आईपीसी। Now there are various cases that have been discussed here. Dr. N.E. Mukherjee versus State, 1969, Allahabad High Court. It was held that mere intention of parties, however serious, will not make them husband and wife, and the accused will escape prosecution even if he deliberately performed defective ceremonies. Two persons cannot be husband and wife by just intending to be living as husband and wife if they do not perform the necessary ceremonies. तो अगर हमें बाइगेमी का ऑफेंस प्रूव करना है तो जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि 2 पॉइंट्स प्रूव करने बहुत ज़रूरी हैं। पहला पॉइंट कि जो पहली शादी हुई थी जिसका जहाँ पे स्पाउस लिविंग है वो शादी एक परफेक्ट वैलिड मैरिज थी, वॉइड नल एंड वॉइड नहीं थी। दूसरा जो सेकेंड शादी की है अक्यूज पर्सन ने वो शादी भी परफेक्टली वैलिड तरीके से की है, सेक्शन 7 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट की कस्टमरी राइट्स और सेरेमनीज को फॉलो करते हुए की है, तभी इन केसेस में कोई जस्टिस मिल सकता है, अदरवाइज नहीं। थैंक यू।